Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products Adda। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 27 सैलरी की क्लास नंबर है हमारी 9, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का काम करता है ना, तो उसको कभी जबरदस्ती निकाल दिया जाता है या कभी कभार वो खुद ही निकल जाता है। तो उस केस में जो टैक्स लायबिलिटी वाला पार्ट है वो किस तरीके से डील किया जाता है, आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दो टॉपिक के नाम है, एक जिसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और दूसरा टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा दैट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। क्या उठाऊंगा बोलिए? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। दोस्तों पहले हम एक बेस बनाएंगे, जितना अच्छा हमारा बेस होगा बिल्डिंग उतनी ही ऊंची और उतनी ही मजबूत खड़ी होगी। ठीक है, तो बेस बनाते हैं सबसे पहले। देखिए बेस की जब हम बात करेंगे तो मैं बताता हूं ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता क्या है। वैसे जो ये रिट्रेंचमेंट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जबरदस्ती निकालना। इसका मतलब क्या होता है? जबरदस्ती निकालना। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मैं एक बिजनेस आइडिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिजनेस में जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, इवन आप प्रोफेशन भी कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अनसर्टेन होता है। एज अ मालिक अगर आप सोचोगे तो आपको आपके बिजनेस में नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको नहीं पता कि आज आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है या आपका प्रोफेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में कुछ ऐसे सिनारियोज, कुछ ऐसे केस बन जाए कि आपको अपने बिजनेस को शट करना पड़े या शट भी ना करना पड़े। हो सकता है बिजनेस तो चलाओ बट उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ना रखो जितने आपने पहले रखे हुए थे। तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जस्ट एग्जांपल कि महिंद्रा कार, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको ज़्यादा मतलब दिल पर मत लेना। कभी आप कहोगे सर आप महिंद्रा के बारे में क्यों बोलो, जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, तो महिंद्रा मोटर्स ने क्या किया, अपने पास जैसे कारें, उनके पास थार वगैरह जैसी कारें हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर है उनकी मार्केट में, और आपने देखा हो स्कॉर्पियो है, उनकी कार बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अच्छी बात है, पॉपुलर है। लोग थार में तो बैठ के अपने आप को प्रो लेवल का ही समझने लगता है, उनको लगता है गुंडागर्दी में तो वो गुंडाई में सबसे नंबर 1 पर पहुंच गए। तो कुछ ऐसी इमेज मार्केट में बिल्ड की है और थार लेने वाला अपने आप को बड़ा प्रीमियम फील करता है। अच्छी बात है, मार्केट में ऐसी गुडविल होनी चाहिए आपके ब्रांड्स की, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है कि मार्केट जो है ना इस वक्त पेट्रोल और डीजल का खत्म होता जा रहा है। रीज़न है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर कार्बन एम्बिशन हो रहा है, जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता हो जा रहा है, गवर्नमेंट ने कई जगहों से एग्रीमेंट कर रखे हैं, लाइक काइटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने किया हुआ है। तो इन एग्रीमेंट्स के तहत इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज उनसे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें पहला एक रीज़न जो माना जाता है दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा फैलाती है। इवन जो BS6 नॉर्म की है वो तो फिर भी कम फैलाती है। भारत स्टेज नॉर्म नंबर 6 की जो गाड़ियाँ हैं वो कम करती है, बट BS6 से नीचे वाली जितनी गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करती हैं। तो गवर्नमेंट का मोटिव है कि आने वाले समय के अंदर, मतलब 2035 तक, नितिन गडकरी जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल, तो उन्होंने ये बोला है कि 2035 तक हम 50% कारें रिप्लेस कर देंगे। किससे? बैटरी वाली कारों से। तो यानी फ्यूचर दिख गया है बैटरी, लिथियम की बनाई हुई बैटरीज की हम कार्स बनाएंगे सो दैट कि जो पॉल्यूशन लेवल है उसको हम कंट्रोल कर पाए। ये विजन है गवर्नमेंट का। अब क्या है कि महिंद्रा जो है इस विजन को देख ही नहीं रही है। जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया मैं उतना बता रहा हूँ। महिंद्रा क्या कर रही है, अभी फोकस कर रही है कि जो उसकी प्रीमियम कारें हैं जो नाम से चल रही हैं उनको चलने दो, क्योंकि अगर हम बैटरी वाली कारें इनमें ले आएंगे तो बैटरी उतना बैकअप नहीं दे पाती। अगर आप ये बोलिए कि बैटरी की कार में 150-200 की स्पीड में भगाऊंगा तो भाई आप नहीं भगा सकते। अगर आपने 150-200 में बैटरी वाली कार भगा दी, बैटरी 10 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ ही आप 150-200 में भगा सकते हो। अभी फिलहाल तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो 150-200 किलोमीटर की स्पीड में आपकी कार भगा दे, वो भी बैटरी वाली। आ रही बात समझ है? तो महिंद्रा चाह कर भी बैटरी वाली कार अपने सेगमेंट पे नहीं लेकर आ रहा। इसका मतलब महिंद्रा भी पेट्रोल और डीजल पे चल रहा है। अब मुझे ये समझ आ गया कि भाई महिंद्रा मोटर्स जो है ना वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। रीज़न कि उसके यहाँ पर जितने वो गुंडाई वाले लोग हैं वो हाईवे पर दौड़ाते हैं, इसलिए महिंद्रा ले रहे हैं वो। और महिंद्रा दौड़ाने में अगर वो अपना पेट्रोल वेरिएंट या डीजल वेरिएंट छोड़कर अगर उसके अंदर वो कौन सा वेरिएंट ले बताइए, वो अगर बैटरी वाला वेरिएंट लेगी तो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो महिंद्रा मोटर्स को नज़र आ गया कि भाई ऐसा है कि अब उनको अपने कार सेगमेंट को छोड़ना ही पड़ेगा, या कार सेगमेंट उनका जो है ना वो डाउनफॉल में जा रहा है। जो टाटा मोटर्स है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आए तो टाटा मोटर्स काफ़ी ऊपर जा रहा है, बट महिंद्रा मोटर्स नीचे आता है, बिकॉज महिंद्रा मोटर्स ने अपनी पॉलिसीज में चेंज ही नहीं किया। जिस तरह से गवर्नमेंट अपने एक्शंस को ले रही है उस
हिसाब से महिंद्रा मोटर्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, महिंद्रा मोटर्स ने अपनी पॉलिसीज़ को नहीं बदला, वो आज भी अपने पेट्रोल और डीजल वेरिएंट को ही मार्केट में रिलीज़ कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि महिंद्रा मोटर्स को लगेगा कि काश हमको अपने यहाँ पर कुछ करना चाहिए था, बट जब तक उनको समझ में आएगा तब तक टाइम बहुत डिले हो चुकेगा। महिंद्रा मोटर्स का प्रॉफिट धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। जब भी किसी कंपनी का बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, वो सबसे पहला काम पता है क्या करती है? सबसे पहले वो एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ करना शुरू करती है। जो फालतू के एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकालना शुरू करती है कॉस्ट कटिंग की वजह से, जिससे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए। बिकॉज कॉस्ट अगर कम होगी तो रेवेन्यू उसका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन उसका बढ़ जाएगा। बट अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ पाया तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उनकी मजबूरी होती है कि अगर कहीं 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में तो 8 करें, 2 को निकाल दें, तो 2 की सैलरी बचेगी। ऐसी हर डिपार्टमेंट के अंदर वो करना शुरू करता है। आपने देखा ही होगा ईयर 2023 के अंदर गूगल के यहाँ से मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे एक साथ फायर कर दिया गया था, ये बोलकर कि गूगल कोविड के समय पर काफ़ी डाउनफॉल में आई, जिसकी वजह से गूगल के पास पैसों की थोड़ी कमी पड़ गई है। मतलब थोड़ी कमी का मतलब है बहुत कम, बट फिर भी गूगल ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ का कट ऑफ करना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया। अमेजॉन में भी ऐसे ही आया था कि जो यूएस की अमेजॉन ब्रांच है वहाँ भी कुछ ऐसे देखने के लिए मिला था। अब क्या होता है कि जैसे बीइंग अ एम्प्लॉयर वो अपने एम्प्लॉय को बोलेगा कि देखो हमारा बिजनेस बहुत ऊंचा नहीं चल रहा है, वो डाउनफॉल में जा रहा है, ऐसा नहीं हम बिज़नेस बंद करें, बिज़नेस तो हम चलाएंगे बट हम इतना खर्चा नहीं झेल पाएंगे, तुम्हारी जैसी सैलरी हम नहीं दे पाएंगे। तो एम्प्लॉय रोध होकर क्या बोलेगा कि सर अब क्या करना है, उपाय बताओ। तो उपाय तो यही है कि अभी तुम 1-2 महीने काम कर लो, बट उसके बाद तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हम तुमको पहले से इसलिए बता रहे हैं बिकॉज तुम्हें भी आगे घर चलाना है, तुम्हारे ऊपर भी बहुत से लोग डिपेंडेंट है, तो तुम तब तक उस ड्यूरेशन में कोई अच्छी जॉब अपने लिए ढूंढ लो। बट ये कि हम आपको हद से हद 1 महीना या 2 महीने ही रख पाएंगे, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा। और कुछ एम्प्लॉय तो ऐसे भी होते हैं जो ऑन द स्पॉट बोल देते हैं कि टुडे इज योर लास्ट डे, आज के बाद हम आपको कल नहीं देख पाएंगे। इसलिए नहीं कि आप ऊपर जा रहे हो, इसलिए क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, हम तुम्हारी सैलरी तुम्हें पे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि सर अब मेरे बीवी बच्चों का क्या हुआ? तो एम्प्लॉयर बोलेगा उसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है, मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा जिससे जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तब तक तुम्हारा घर खर्च और घर चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दिल से बताऊं मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता, बस निकालने की एक रीज़न ये है कि मेरा बिजनेस डाउनफॉल में चल रहा है, मैं इतने खर्चे नहीं झेल पाऊंगा, तो रीज़न है कि मैं आपको निकाल रहा हूँ। तो एम्प्लॉय की भी बात समझ में आती है। तो यानी जब एम्प्लॉय की बिना मर्जी से उसको जॉब से निकाला जाता है, इट मीन्स रिट्रेंचमेंट, जबरदस्ती उसको जॉब से निकाल देना। उसके लिए अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन दिया, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये जो महिंद्रा मोटर्स का मैंने एग्जांपल लिया था, इन्होंने क्या देखा कि इनका डाउनफॉल आ गया, क्योंकि ये किस पे चली थी, पेट्रोल और डीजल पे, बट फ्यूचर किस में था, फ्यूचर था बैटरी कारों में। तो ऐसे में वो सर्वाइव नहीं कर पा पाए, तो ऐसे में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या किया, फायर करना शुरू किया। तो वो अपने हर एम्प्लॉय को क्या देंगे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देंगे। बोलिए क्या देंगे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देंगे। अब जब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जैसा अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय के हाथों में आता है, तो एकदम से सेक्शन नंबर 15 का प्रकाश पड़ता है उसके हाथों पर, जो हाथ में पैसे रखे हुए हैं। सर क्या प्रकाश? सेक्शन 15 ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया है वो सब सैलरी का पार्ट बनेगा और वो सैलरी में शामिल भी होगा। ये सर ये तो हमें भी पता है, आपने हमें बताया था कि अगर 2 लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा वो सब क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और इसी रीज़न से जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाएगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा, और सैलरी का पार्ट बनने का मतलब है कि वो टैक्स किया जाएगा। अब ऐसे में एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट एक बात बताइए, मुझे जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला है वो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मिला है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ना लेबर लॉज के अंदर आते हैं, तो लेबर के लिए लॉज वगैरह बनाए गए हैं, तो उसमें बताया गया, पूरी बाकायदा कैलकुलेशन दी गई है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती निकालेंगे तो उसको आप किस तरह से कंपनसेट करेंगे, किस तरह से उसकी कंपटीशन करेंगे कि कितना पैसा उसको देना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने साल वहाँ जॉब की है। जितने ज़्यादा साल आपने जॉब की होगी आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो एम्प्लॉय ने सरकार को बोला, सरकार एक बात बताओ, हम पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ जॉब करें, मान लो 20-30 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं, आज ये एम्प्लॉयर हमें यहाँ से निकाल रहा है और ये हमारे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एक बल्क अमाउंट हमें मिला है। सरकार की नज़र इसके ऊपर पड़ गई है, सरकार कह रही है सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से उसको सैलरी में ऐड करके टैक्स कर दो। वो एम्प्लॉय भी बोल रहा है कि एक बात बताओ, एक तो मेरी जॉब छूट गई, ऊपर से मैंने इतने साल काम किया, उसका मुझे इकट्ठा पैसा मिल रहा है, तो इकट्ठा अगर तुम टैक्स करोगे तो उसका तो स्लैब रेट 5-10 से बढ़कर 30 तक पहुंच जाएगा।
और अगर एक लिमिट से ज़्यादा होगी 50 लाख से ज़्यादा तो बीइंग अ इंडिविजुअल उस पर सरचार्ज भी देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट का यार ये तो बात बिल्कुल जेन्युइन कह रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय का कहना ये था हम काफ़ी लंबे समय से जॉब कर रहे हैं तो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का जो अमाउंट निकाला जाता है वो आपके प्रीवियस जॉब के हिसाब से देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा समय से काम करोगे, जितना ज़्यादा समय से काम करोगे उतना ही तुम्हारा रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का अमाउंट ज़्यादा बनेगा। तो एम्प्लॉय का कहना ये है कि इतने साल का जॉब का पैसा मुझे इकट्ठा मिल रहा है आज रिट्रेंचमेंट के नाम से और गवर्नमेंट उस पर इकट्ठा टैक्स ले रही है, तो अगर यही पैसा मुझे टुकड़ों में मिलता हर साल तो मेरा टैक्स बनता ही नहीं, मेरी तो इनकम एग्जम्पशन से कम आती। बट क्योंकि इकट्ठा पैसा मुझे मिल रहा है तो मेरी जो स्लैब रेट है वो तो 30% पे चला जाएगा, 5, 20 या 30 पे चला जाएगा। तो ये तो मेरे लिए नुकसान है, एक तो मेरी जॉब छूट रही है उस बात का नुकसान है, मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा उस बात का नुकसान है, और गवर्नमेंट थोड़े बहुत जो पैसे मिले उस पर अपनी नजर टिकाए बैठा है कि उस पर टैक्स है ये, तो मैं तो करूं तो क्या करूं। गवर्नमेंट का शांत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जितना पैसा मिला है हम पूरा टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसमें कुछ पार्ट आपका माफ कर देंगे। और जब हम माफ करेंगे यानी एग्जम्प्ट करेंगे तो उसके लिए हम सेक्शन यूज करेंगे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B। कितना एग्जम्प्ट करेंगे मैं भी आपको सिखाऊंगा। पहले मुझे लॉजिक बता दो, अगर मैं चाहूं तो अभी डीटी के इस पार्ट पे मैं डायरेक्टली आ सकता था, मैं सीधा बता देता एग्जम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऐसे मिलेगा। बट जब तक आपका बेस नहीं बनेगा ना तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि कल को आपको केस स्टडीज सॉल्व करनी है, पता चले केस स्टडीज आई आप कह रहे हो नहीं यार क्वेश्चन बना के लेकर आओ तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपने सेगमेंट के टाइम पर पूरी इस तरह से काम किया था क्वेश्चन की फॉर्म में। तो भैया आपको केस स्टडी की फॉर्म में इनकम टैक्स पढ़ना है सो दैट आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाओ। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो अभी पूरा मैंने केस लिया है ना, इस केस से आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन समझ आएगा। एक बार मैं आपको समराइज वे में बता दूँ मैंने अभी तक क्या बताया, एक बार बता देता हूँ मैं। अभी तक मैंने समराइज वे में ये बताया कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है जब उसका बिजनेस डाउनफॉल में चल रहा होता है, बिजनेस बंद नहीं हो रहा बट डाउनफॉल में चल रहा है, तो ऐसे में वो उसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देता है। जहां उसके अपॉइंटमेंट लेटर में एम्प्लॉयर ने लिखा था मैं तुमसे 25 साल की सर्विसेज लूंगा, उसको वो टर्मिनेट करना चाह रहा है, उसको वो अमेंड करना चाहता है, उसको वो चेंज करना चाहता है कि बस यहीं तक था हमारा सफर, तो उसको चेंज करने की वजह से एम्प्लॉय को नुकसान होगा। तो एम्प्लॉय को उस केस में क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा जिससे वो अपने बचे हुए टाइम में अच्छा सर्वाइवल कर पाए। तो ऐसे में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जबरदस्ती निकालने का क्षतिपूर्ति, दैट मींस रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। सो गवर्नमेंट सेज कि ये तुम्हारा हम पूरा टैक्स नहीं करेंगे, कुछ पार्ट इसमें आपका एग्जाम कर देंगे, और उसके लिए जो सेक्शन यूज किया जाएगा दैट इज सेक्शन 10(10)B। बोलिए समझ आई बात। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब अभी जितना भी हमने टाइम लगाया ना ये टाइम सिर्फ इस बात पे लगाया है कि व्हाट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, बेस बना दिया अब आपका। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन भी करेंगे, आपको प्रॉपर चीज समझ आएगी, आप टेंशन मत लेना इस बात की। ठीक है, देखिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सेक्शन जो एग्जामिनेशन का दैट इज सेक्शन 10(10)B। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इट मींस टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब है एम्प्लॉय को निकाल देना बिकॉज द एम्प्लॉयर इज क्लोजिंग डाउन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। हो सकता है वो अपने बिजनेस को बंद कर रहा हो सकता है अपने प्रोफेशन को बंद कर रहा हो, या हो सकता है उसका बिजनेस प्रोफेशन दोनों डाउनफॉल में चल रहे हैं, इस कारण से वो अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहा है। और देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर। ऐसा हो सकता है ऊपर वाले पॉइंट में था क्लोज डाउन, बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, नीचे वाले में है कि उसका बिजनेस डिक्लाइन फेज में चल रहा है। इन सच केसेस द एम्प्लॉयर हैज पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को एक कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, एंड इट विल बी एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। और ये पार्ट आपका एग्जम्प्ट होता है, कितना एग्जम्प्ट होता है, जो भी तीनों में से कम है। अब वो क्या कम है मैं आपको बताऊंगा, पहले इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। देखिए इस लाइन में ये बात लिखी गई है कि एक एम्प्लॉयर का जो बिजनेस या प्रोफेशन है या तो वो बंद करने जा रहे हैं या उसका बिजनेस और प्रोफेशन डाउनफॉल में चल रहा है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया। जब निकाला तो वो अपनी लाइफ को उस समय तक जब तक उसकी नई जॉब नहीं लगती वो कैसे सर्वाइव करेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या दिया, कुछ कॉम्पनसेशन दिया। जो कॉम्पनसेशन दिया वो पूरा टैक्स नहीं किया जाएगा, उसका कुछ पार्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(10)B के अंदर। कितना एग्जम्प्ट होगा, जो भी 3 अमाउंट में से सबसे कम अमाउंट होगा उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। वही लिखा हुआ था इन द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मींस टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज द एम्प्लॉयर is closing down his business or profession or there is a substantial decline in business of employer. In such cases the employer has to pay compensation to the employees and it will be exempt to the extent of least of the following. जो भी इनमें से सबसे कम होगा वो पार्ट आपका exempt हो जाएगा। तो कितना exempt होगा चलिए एक बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट
रिसीव्ड, आपको अपने एम्प्लॉयर से एक्चुअली में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, या तो वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अच्छा एक बात बताओ, भारत में सबसे बड़ा डिस्प्यूट कब हुआ था? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो डिस्प्यूट सबसे बड़ा कब हुआ था? 1947 में। तभी एक्ट बनाया था एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी कि इस एक्ट का ईयर कैसे याद करोगे। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में सबसे बड़ा डिस्प्यूट तभी हुआ था, और तभी ये एक्ट बनाया था 1947 में, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो जो अमाउंट आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लिखा होगा, उसके लिए भी एक सेक्शन यूज किया गया है, दैट इज सेक्शन नंबर 25FB। इस वाले सेक्शन के अंदर पूरी कैलकुलेशन दे रखी है। मतलब इस एक्ट में ना, जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आप देख रहे हो, इस वाले एक्ट के अंदर ये जो सेक्शन है हमारा 25FB, इस सेक्शन में कैलकुलेशन दे रखी है कि इस कैलकुलेशन के आधार पे जो अमाउंट निकल के आएगा वो एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, ठीक है। सर ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप हमें सिखाएंगे? देखो वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगी, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे सिखा देनी चाहिए। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। ये निकाला जाता है 15 आउट ऑफ 26 इंटू में एवरेज सैलरी, इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ, इस तरीके से निकाला जाता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से जो अमाउंट आएगा। देखिए 15 आउट ऑफ 26, सर ये ना हमें कुछ याद सा आ रहा है, आपने ऐसा हमें पहले भी कुछ कराया था। अगर आप हमारे रेगुलर यूजर हो, सारी वीडियोस को देखते आ रहे हो, तो आपको याद आ रहा होगा ग्रेच्युटी सेक्शन 1010 याद आ रहा है। ग्रेच्युटी के अंदर जब मैंने आपको एग्जाम्पशन कराई थी, तो उसमें पहला पॉइंट लिखवाया था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और दूसरा मैंने आपको लिखवाया था 15/26 इंटू में सैलरी लिखवाया था। वहां पे सैलरी इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सेम वही चीज यहां भी है, यानी आपको जो कंपनसेशन दिया जाएगा ना, वो एक साल में 15 दिन की सैलरी आपको दी जाएगी। यदि आपने मान लो 20 साल काम किया है, तो एक साल में 15 दिन की सैलरी दी जाएगी, तो 20 साल इंटू 15 दिन की सैलरी ये आपको दी जाएगी एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो एवरेज सैलरी लिखा हुआ है ना, इस एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मल केस में अगर आपको मंथली पेमेंट मिलती है, मैं एवरेज सैलरी के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको एवरेज सैलरी कितनी, एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स, अगर आपको मंथली पेमेंट मिलती है, मंथली महीने की जैसे आमतौर पे मिलती है, तो 3 महीने की सैलरी को प्लस कर दो, 3 महीने की सैलरी को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, तुम्हारी एवरेज सैलरी आ जाएगी। दूसरा केस के हो सकता है, ये वैसे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना, हर चीज लिखी हुई है। एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं, ये रहा पॉइंट, ये एवरेज सैलरी वाला लिंक है। मैं यहाँ पर ये स्टार डाल देता हूँ, ये लो स्टार डाल दिया, इसका मतलब ये वाला लिंक इस वाले स्टार से है। एवरेज पे का मतलब क्या होता है? एवरेज पे मींस एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू द वर्कमैन को जो एवरेजली दिया जाता है। अगर आपकी मंथली पेमेंट है, तो 3 महीने की सैलरी का एवरेज, 3 मंथ्स की सैलरी का एवरेज, 3 महीने की सैलरी लिखो, डिवाइड बाय 3 कर दो, एवरेज आ जाएगी। अगर आपको वीकली पेमेंट मिल रही है, तो 4 कैलेंडर ईयर, मतलब कि 4 कैलेंडर वीक, सॉरी नॉट ईयर, ठीक है, 4 कैलेंडर वीक्स, यानी एक हफ्ते में आपको कितनी पेमेंट मिली, प्लस दूसरे हफ्ते कितनी मिली, प्लस तीसरे हफ्ते कितनी मिली, डिवाइडेड बाय 3, तो तुम्हारी एवरेज सैलरी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर तुम दिहाड़ी वर्कर हो, डेली आपको चीजें पेमेंट मिलती है, तो उस केस में 12 हफ्तों के अंदर आपको जो पेमेंट मिली है, 12 हफ्तों के अंदर हर दिन जो पेमेंट मिली है, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो तुम्हारी एवरेज सैलरी आ जाएगी, ठीक है। जनरली हमारे लिए सबसे बेहतर होता है फर्स्ट वाला केस, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई ITR वगैरह भरवाने आएगा या क्लाइंट आएगा, ज्यादातर वो मंथली वाला ही आएगा। बट क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास क्लाइंट हमेशा मंथली वाला है, हो सकता है वीकली वाला आ जाए, हो सकता है कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला आ जाए, तो आपको आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो एवरेज सैलरी समझाया सर। एवरेज सैलरी में सैलरी का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर जो सैलरी का मतलब है, दैट इज बेसिक पे प्लस DNS अलाउंस, बेसिक पे प्लस DNS अलाउंसेस, सिर्फ ये आएगा इसके अंदर, फॉर्मिंग कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट आएगा, ठीक है।
चलिए, ये आ गया आपका अमाउंट एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में क्या है, मान लीजिए 20 साल 6 महीने काम किया तो उसको 21 साल मानेंगे। अगर आपका राउंड फिगर 6 मंथ या उससे ज़्यादा है तो उसको फुल 1 ईयर मान लेंगे। आई बात समझे। मान लीजिए आपने जॉब की 19 साल 3 महीने तो इसको 19 ईयर मानेंगे। मान लीजिए आपने जॉब की 19 साल 8 महीने तो उसको 20 साल मान लेंगे। मतलब 6 महीने या उससे ज़्यादा होते ही वो 1 साल कंप्लीट बन जाएगा। तो वही नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, ये वाली जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और तीसरा अमाउंट है मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी, दैट इज 5 लाख। स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट दैट इज ₹5 लाख। इन तीनों में से जो लोअर होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव में से, अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में से और स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उस पार्ट की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। उस वाली चीज की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। बोलो समझ रहा है। तो याद रहे कि आपको जितना भी अमाउंट मिल रहा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का, वो पूरा पूरा टैक्स नहीं होगा, उसमें से कुछ एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(10)(b) के अंदर। कितना एग्जम्प्ट होगा, जो भी तीनों कैलकुलेशन आएगी उसमें जो सबसे कम होगा उतना वाला पार्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट्स दे रखे हैं। ये है आपके स्पेशल नोट्स, जिनको अभी हम लगे हाथ पढ़ेंगे। देखते हैं स्पेशल नोट्स क्या है। देखिए, स्पेशल नोट का पहला वाला नोट क्या कहता है कि सेक्शन 25(f)(b), यानी इसकी बात कर रहा है, सेक्शन 25(f)(b) की बात कर रहा है, ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू 15 डेज एवरेज पे। 15 डेज एवरेज पे का मतलब है 15/26, क्योंकि 4 संडे होता है तो 30 में से 4 संडे हटा दो, 26 बचा 15/26 इंटू में एवरेज सैलरी। वही लिखा है कि एज पर सेक्शन 25(f)(b) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड करता है कि जो पेमेंट आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का होगा वो बराबर होगा 15 दिन की एवरेज सैलरी। 15 दिन की एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मीन्स व्हाट, मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये देखिए स्टार, ये रहा एवरेज सैलरी मीन्स दिस। ठीक है। फिर लिखा हुआ है फॉर एवरी ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज, जितने साल आपने कंटिन्यूस सर्विस की उसमें 15 दिन की सैलरी आपको दी जाएगी। और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस, अगर वो काम करते हो आपको 6 महीने या उससे ज़्यादा हो गया तो उसको कंप्लीट 1 ईयर मान लेते हैं। ठीक है। एवरेज शैल बी टेकन फॉर द 3 मंथ्स, एवरेज हमेशा कितने महीने का लेना है आपको, 3 महीने का लेना है। एंड सैलरी शैल इंक्लूड ओनली बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस। याद रहे कि आपको सैलरी में एवरेज सैलरी जब आप लोगे तो आप सिर्फ बेसिक पे लोगे और डीएनएस अलाउंस लोगे। सर डीए में फॉर्मिंग पार्ट रिटायरमेंट वाला है या पूरा पूरा दोस्तों कंप्लीट लोगे। ठीक है। तो बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस, बोलो क्लियर है। यस सर, हमें क्लियर है। अब एक बात सुना ध्यान से, देखिए अब जब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, याद है आपको, कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी, जिसमें बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, परक्यूजिट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो आपको क्या लगता है ये जो हमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल रहा है, व्हाट इज दिस, इसके सैलरी के कौन से कंपोनेंट में डालोगे? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको डालेंगे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 आपको याद है, सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग था, सेक्शन नंबर 16 में डिडक्शन थी, 16(1)(a), 16(2), 16(3). फिर जब हमने अपने पास सेक्शन 17 पढ़ा था तो 3 पार्ट थे उसके, 17(1), 17(2), 17(3). 17(1) में सैलरी को डिफाइन किया गया था, 17(2) में परक्यूजिट को डिफाइन किया था, 17(3) में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। वैसे हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके। ठीक है। तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब है सैलरी की जगह प्रॉफिट देना। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज नॉट अबाउट अ सैलरी, इट्स नॉट बी ट्रीटेड एज अ सैलरी, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी। सो वो पार्ट का नाम क्या है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह प्रॉफिट देना, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो वही लिखा हुआ है, इट इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये क्या माना जाएगा, जो आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला, यस इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, बट किस नाम से आप डालेंगे, इसको डालेंगे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के नाम से। ठीक है। अब देखिए, अगर आप सेक्शन 115 बीएसी के हिसाब से टैक्स देते हैं, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, या आप ऑप्शनल टैक्स रेजिम यानी पुराने वाले के हिसाब से देते हैं, कोई फर्क नहीं पैदा, आपको दोनों के दोनों केस के अंदर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का ये वाला जो एग्जम्पशन है वो दोनों ही केस में आपको दिया जाएगा। चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो करिए, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करिए, आपका एग्जम्पशन हमेशा इसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई लेत लानी नहीं होगी, आपको इसी तरीके से काम करना होगा। बोलो बात समझ आई? यस सर समझ आई। तो वही लिखा हुआ है, दिस एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल टू ऑल टैक्स रेजिम। चाहे आप किसी भी टैक्स रेजिम से काम कर रहे हो, ये सभी को एक जैसे तरीके से दिया जाएगा।
इसके बाद हमारा अगला नोट है, द अबव लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू केसेस वेयर द कंपनसेशन इज पेड अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग स्पेशल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन अंडर सर्टेन केसेस। देखिए क्या होता है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप स्कीम्स होती है जो बेसिकली वर्कर्स के लिए आती है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना बेसिकली वर्कर्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स की कोई सुनता नहीं है, वर्कर्स को जब मन चाहे आप निकाल देते हैं, वर्कर्स को उतना ज्ञान नहीं होता, तो उसके लिए ये बनाया गया है। वर्कर में क्या है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसके अलावा किसी और स्कीम के तहत उनको बेनिफिट दिलवा देती है, किसको, वर्कर को, तो उस केस में अगर उस वर्कर को वो स्कीम का बेनिफिट भी मिल गया और प्लस उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी मिल गया, तो याद रहे ये एग्जम्पशन फिर उसको नहीं दी जाएगी, ये वाली एग्जाम्पशन उसको नहीं दी जाएगी। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल दो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है, जबकि काम करते हुए उनको काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और उन्हें ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है क्योंकि शायद कंपनी या फैक्ट्री जो है वो प्रॉफिटेबल अब रही नहीं है या प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, इस रीज़न से उसको निकाल दिया बेचारे को। जब उसको निकाला जाएगा तो मान लीजिए कि उसे किसी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है, उस स्कीम के तहत तुम्हें जो निकाला गया है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें कुछ पैसा देगी, या फिर तुम्हारा एम्प्लॉयर उस स्कीम के तहत तुम्हें कुछ पैसा देगा मान लीजिए, और आपने उसकी शिकायत लेबर कोर्ट में कर दी और लेबर कोर्ट ने बताया कि भाई ऐसा तुम्हारा एम्प्लॉय ना तुम्हारे इस स्कीम के तहत तुम्हें इतना पैसा देना चाहिए। आप अपने मालिक के पास आए और मालिक को बताया कि ये वाली स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके हिसाब से आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जस्ट एग्जांपल 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। एम्प्लॉयर की बात समझ में आ गई, एम्प्लॉयर ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई उस स्कीम के तहत उसको पेमेंट कर दी। अब ये बोल रहा है कि मुझे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी चाहिए। एम्प्लॉयर ने कहा यार तुम तो सही इंसान हो, पता करके आ जाते हो सारी स्कीम के बारे में, हमें पैसे देना पड़ जाता है। भाई देना पड़ेगा, तुम मालिक लोग बिल्कुल देना पड़ेगा। अब जब उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा ना, तो वो जो मिस्टर ए है ना जिसको निकाला गया, अब वो ये वाली एग्जम्पशंस नहीं ले पाएगा, उसको सेक्शन 10(10)(b) वाली एग्जम्पशंस नहीं दी जाएगी। अरे सर क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत ऑलरेडी एक बार पैसा मिल चुका है। आपको याद है ना, मैंने बोला था उस स्कीम के तहत इसने से अपने एम्प्लॉय से पैसा ले लिया प्लस रिट्रेंचमेंट भी ले लिया, तो जब उसे ऊपर बेनिफिट मिल चुका है, उसे पैसा मिल चुका है, तो नीचे अब एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो सर सीधा बोलो ना कि ये एग्जम्पशन सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी, ये जो 3 पॉइंट वाले एग्जम्पशन है ये सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो एम्प्लॉय को सिर्फ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का ही पैसा मिल रहा हो, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के तहत पैसा ना मिल रहा हो। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वही ये नोट में लिखा हुआ है, द अबव लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू केस वेयर द कंपनसेशन इज पेड अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाली जो लिमिट है, ये वाली जो लिमिट है, ये नहीं एप्लीकेबल होगी उन सभी कंपनसेशन के ऊपर जो कंपनसेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के तहत मिल गई है, तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन आपको वर्कमैन कंपनसेशन वाली नहीं दी जाएगी। ठीक है, द अबव लिमिट विल नॉट एप्लीकेबल, ये वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी उन सभी एम्प्लॉय के लिए जिन्हें किसी और एक्ट के तहत क्या मिल चुका है, बेनिफिट मिल चुका है। आई बात समझ? तो इतने नोट को पढ़ने के बाद ये समझ आया कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सिर्फ इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जब मैंने सैलरी के डे 1 लेक्चर ली थी उसमें होता है तो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए लगाता है, तो उसमें जो भी पेमेंट मिलेगी वो सैलरी हेड के अंदर जाएगी। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर क्या होता है, सामने वाला अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, क्या देता है, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, तो जो उसको पेमेंट मिलती है वो पीजीबीपी में जाती है। अब क्योंकि हम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फोकस किस पर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो बातें लिखी थी, अगर एम्प्लॉयर उन बातों को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज एक ही कंडीशन पे करेगा, एम्प्लॉय बोले भाई मैं तो नहीं चेंज करवा रहा, अगर तुम्हें करना है तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो दैट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। उसने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि 5 साल का बॉन्ड करो तो मेरे साथ 5 साल काम करोगे, और आपने उसे 2 साल में निकालने की सोच ली, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहते हो। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चेंज करोगे तो आपको जो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा दैट इज योर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, उसी को क्या बोला जाता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोला जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि बेसिकली रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या है, कैंसिलेशन ऑफ सर्विसेज, कैंसिलेशन कैंसिल करना किसको, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के द्वारा अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा रहा है तो उसके बदले जो पेमेंट मिलेगी दैट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब हम एक करेंगे क्वेश्चन सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड हो पाएगी। वैसे ये जो क्वेश्चन मुझे कराना है वो ये वाला कराना है, मिस राधिका वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी इसका सोल्यूशन हम करेंगे अपने पास, ठीक है। तो पहले अगर आपको इतना नोट करना तो आप नोट कर सकते हो यहाँ तक का पार्ट। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, नोट कर लेना पूरा बाद में, ठीक है।
वैसे नोट की भी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स आपको प्रोटेक्स अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स डाउनलोड कर लो। डीटी के, जीएसटी के, ऑडिट के, टैक्स के, लॉज के सारे वहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, मिस राधिका हैं, कोई एम्प्लॉय है, उनको रिसीव हो रहा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ठीक है। कितने रुपए का? 10 लाख का। कितना कंपनसेशन मिला है? 10 लाख रुपए का। आफ्टर द 20 ईयर 5 मंथ ऑफ सर्विस। वो कितने साल काम कर चुके हैं मिस राधिका? 20 साल 5 महीने। बट हम इसको कंसीडर कितना करेंगे? 20 साल। यदि ये 6 महीने या उससे ज़्यादा होता तो मैं इसको 21 साल कंसीडर करता, बट अभी 6 महीने से कम है तो हम उसे पार्ट ईयर ऑफ को हटा देंगे, 20 साल मानेंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट, जब उन्हें निकाला जा रहा था, ही वॉज रिसीविंग बेसिक पे। उन दिनों पर उनकी जो बेसिक पे थी दैट इज 20,000 रुपीज़ पर मंथ, और जो डीएनएस अलाउंस थी वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ थी। आपको कंप्यूट करना है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन उनका कितना पार्ट टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन समझ आए? दोबारा पढ़ के देखो। मिस राधिका रिसीव्ड अ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑफ ₹10 लाख आफ्टर द 20 year 5 months of services. At the time of retrenchment, he was receiving basic pay ₹20,000 per month, DNS allowance 5,000 rupees per month. Compute his retrenchment compensation, taxable वाला पार्ट, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन करके, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना मिला है बताइए? दिस इज ₹10 लाख। इसमें से कुछ पार्ट हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेस करेंगे एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B। ये पार्ट हम एग्जाम्प्ट करें, कितना करेंगे? जो तीनों में से सबसे कम होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। आप मुझे बताएंगे एक्चुअल में कितना अमाउंट मिला? सर एक्चुअल में अमाउंट मिला है 10 लाख का। नंबर टू क्या बोलेंगे? अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वो हम खुद निकाल लेंगे। सेक्शन 25 FB वाला पॉइंट है ये, ठीक है। हम खुद निकालें, हमें पता है क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या था बताइए? 15 आउट ऑफ 26 इंटू में एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। अच्छा, 3 महीने की अगर हम एवरेज सैलरी निकालेंगे, ठीक है, 3 महीने के, तो यहां पर मैं निकालता हूं, लीजिए एवरेज सैलरी। वो जब रिटायर हुई थी राधिका तो उससे पहले उसकी बेसिक पे कितनी थी? 20,000, और डीएनएस अलाउंस कितना था? 5,000। मैंने आपको बताया था सैलरी का मतलब है यहाँ पर बेसिक पे और डीए दोनों मिला दो कितना होगा? 25,000। तो उसे 25,000 रुपये 3 महीने में मिले होंगे। 25,000 एक महीने मिला, 25,000 दूसरे महीने मिले, और 25,000 उसे तीसरे महीने मिले। डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये कितना रहेगा? ये आपका रहेगा 75,000। 75,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 आ गया। हमारी एवरेज सैलरी कितनी आ गई? 25,000। एवरेज सैलरी कितनी आ गई 3 महीने की? 25,000। तो 15/26 इंटू में 25,000, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मंथली पेमेंट हो रही है तो 3 महीने का एवरेज निकालते हैं, 3 मंथ्स का, तो हमने 3 महीने का निकाल लिया एवरेज। इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। इन्होंने कितने साल काम किया? 20 साल 5 महीने। 6 किया होता तो मैं 21 साल बना देता, अभी कितना बनाऊंगा? सिर्फ 20 साल। तो इनटू में कर देंगे हम 20 ईयर्स से, तो कितना रहेगा? कैलकुलेटर देता प्लीज प्रकट हो जाए। तो 15 डिवाइड बाई 26 इंटू में 25,000 इंटू में 20 ईयर, दिस इज 2,88,461.5। अभी 0.5 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये हमारा आ गया 2,88,461 रुपये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ गया, और थर्ड पॉइंट था हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट, दैट वॉज ₹5 लाख। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है सर? ये ₹5 लाख, 5 लाख। तो आप बताइए तीनों में से लोअर क्या है? सर तीनों में से बीच वाला लोअर लग रहा है, सेलेक्ट करेंगे एल फॉर लोअर। लोअर है हमारा 2,88,461। तो इतना पार्ट हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2,88,461 वाला पार्ट हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो लीजिए 10 लाख में से माइनस करेंगे 288,460, दिस इज 461, 7 लाख रुपीज, 7,11,539 रुपीज। दिस पार्ट विल बी टैक्सेबल।
और जो ये हमने निकाला 2,88,461 ये सेक्शन 10(10)(b) के अंदर एग्जम्प्ट है। यही एग्जम्पशन निकालने के लिए तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि तीनों में से जो भी लोअर होगा। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया प्लस ये एग्जाम्पल कराया, आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए होंगे। पक्की बात है ना, क्लियर होगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इसको नोट करो, फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे, दैट इज VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, प्लीज़ जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास अगले टॉपिक की, जिसका नाम है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पूरा एक बेस बनाएंगे। जितना अच्छा बेस होगा बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग खड़ी होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि बेस आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा टॉपिक के, और उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लैरिफाई करवा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर से टॉपिक थोड़ा सा मेरे समझ में खुद भी नहीं आती और मैं समझा भी नहीं पाता। ठीक है, तो मुझे बहुत डिटेल में ही जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिएगा। सुनिए, अभी हमारा टॉपिक है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। ये क्या होता है वो सुनो। देखो क्या होता है कि एक आपसी में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। जैसे क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल कि मैं कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आ रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो सैचुरेट हो गया है। सैचुरेट कह लो, स्टेबल कह लो, कि वो प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, वो बराबर बराबर हो गया है। जिस तरह से हर साल में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की सैलरीज हाइक हो रही है, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट लेवल है वो इक्वल है। तो वो इक्वल ना होने के बावजूद भी ना वो डाउन में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपनीज के अंदर प्रॉफिट तो बराबर आ रहा है हर साल, लेकिन हर साल कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से उनका प्रॉफिट डिक्लाइन में चला जाता है। तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, वो कुछ ही महीनों के अंदर या साल के अंदर बंद हो जाएगी। मुझे कहीं से कोई ऑफ़र मिला हुआ था, तो मेरे दिमाग में वो ऑफ़र भी था। तो मैंने ऐसे एक दिन अपने एम्प्लॉयर से बात की, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी ज़्यादा दिमाग लगा लो। ठीक है, तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि भाई देखो ऐसा है, सॉरी सर देखो ऐसा है कि मुझे दिख रहा है कि कंपनी कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो मैं मेरे फ्यूचर को लेकर बड़ा ही ज़्यादा कंसर्न हूँ कि पता नहीं मेरा फ्यूचर में क्या होगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं आपके पास इंक्रीमेंट लेकर आऊँ कि आप मेरे सैलरी को इंक्रीज़ करो, बट हालात ही नज़र नहीं आ रहे कि मैं आपसे ये बात बोल पाऊँ। तो एम्प्लॉयर ने कहा हाँ तुम तो मेरी बात समझ पा रहे हो, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ, आप ये बताइए। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि आप एक हेल्प करिए कि आपके होने से हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा अरे वाह क्या बात, मेरे मुंह पे ही मेरी बुराई। बोले आपके होने से खर्चा हमें ज़्यादा हो रहा है बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, तो आप सैलरी का पैकेज भी ज़्यादा लेते हो। हम सोच रहे हैं कि आपको हटा दें, तो अब अगर हम हटाएंगे तो आप बुरा मान जाएंगे, हो सकता है आप लेबर कोर्ट में चले जाओ, हमारे खिलाफ केस फाइल कर दो। मैंने कहा सर ऐसी कैसी बात है, मैं समझ पा रहा हूँ कंपनी की सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे ये चीज़ दिख भी रही है, और इतने सालों से मैं जुड़ा हूँ तो मैं आपका नेचर भी अच्छे से जानता हूँ कि आप चाहते नहीं मुझे निकालना, बट सिर्फ इसलिए निकाल रहे हो कि शायद उससे कॉस्ट कटिंग हो जाए। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर। सर ने कहा कि शिवम आप प्लीज़ एक लेटर पे साइन करके खुद ही बोल दो कि आप खुद सरेंडर करना चाहते हो कंपनी, और वॉलेंट्री अपने आप को रिटायर करना चाहते हो। वैसे तुम्हारी रिटायरमेंट तो काफ़ी आगे है, बट तुम अभी से ही रिटायरमेंट लेना चाहते हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बोला तो हो सकता है तुम मेरे खिलाफ केस फाइल कर दो। अभी मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर हो सके तो अगर तुम लेटर हेड पे लिख कर दे दो कि तुम खुद ही रिटायरमेंट चाहते हो, तो वैसे टेंशन मत लेना, तुम्हारी वॉलंटरी रिटायरमेंट पे मैं तुम्हें कुछ पैसा भी दूंगा, ऐसे नहीं कि फ्री में भेजूंगा, तुम्हें सैलरी भी दूंगा तुम्हारी पूरी जितने भी तुमने काम किया है, उसके अलावा भी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, और ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया हुआ है, तो सर कोई बात नहीं, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता हूँ और लिख भी देता हूँ एक लेटर पे कि मैं वॉलंटरी इस संस्था को छोड़ रहा हूँ, मेरा मालिक मुझे नहीं निकाल रहा है, बट मैं खुद ही यहाँ से निकलना चाहता हूँ मेरे बेहतर भविष्य के लिए। तो मेरे और एम्प्लॉय के बीच में एक गोल्डन हैंडशेक होता है, इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब ये हुआ कि वो उसके और मेरे रिलेशन काफी अच्छे मेंटेन्ड है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, तभी तो ये सब कुछ हो पा रहा है। तो एम्प्लॉयर ने जाते वक्त मुझे जो पैसे दिए होंगे दैट इज कॉल्ड VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन जब मुझे मिलेगा तो मैं सरकार को क्या बोलूँगा कि सरकार जो मुझे VRS मिला है ये पूरा पूरा टैक्स करोगे तो हायर स्लैब रेट जाएगा, हो सकता है 5 की जगह 20 हो जाए, हो सकता है 20 की मेरा 30 रेट चला जाए। तो सरकार ने कहा टेंशन मत लो, हम तुम्हें कुछ एग्जम्पशन दे देंगे। और एग्जम्पशन कौन से सेक्शन में देंगे? सेक्शन 10(10)(c) में देंगे। दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे हो?
क्योंकि मैं ना इन सभी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा जड़ से पढ़ाना चाहता हूँ। बिकॉज बीइंग अ अकाउंटेंट या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप कहीं ऑफिस में काम करोगे तो ये चीज़ें जब आपको डीपली पता होंगी तभी तो क्लाइंट को अच्छी एडवाइस दे पाओगे। हमारा मकसद यहाँ पर क्लासेस देने का ही नहीं है, हमारा मकसद है एक अच्छे अकाउंटेंट्स बिल्ड करना है। यहाँ से जितने अच्छे अकाउंटेंट्स बिल्डअप होकर आप निकलोगे, आप अपनी कंसल्टेंसी लेवल में और कंसल्टेंसी करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे जाओगे। तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा डीप में जाने के लिए। अगर आपको लगता है मैं टॉपिक से बहुत ज़्यादा डीप में जाने से हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर सीधा टू द पॉइंट पर आ जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है बीइंग अ कंसल्टेंट हमें टू द पॉइंट नहीं जाना चाहिए, हमें बहुत डीप में पढ़ना चाहिए, बाद में टू द पॉइंट जाना चाहिए, है ना। चलिए सुनो मेरी बात। तो आपको ये समझ है वीआरएस क्या होता है, एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दूं। देखिए वीआरएस का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर चाहता है कि उसकी कंपनी से ना नंबर ऑफ एम्प्लॉय थोड़े कम हो जाए, क्योंकि डेट बर्डन ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉयर एक स्कीम लेकर आता है उन एम्प्लॉयज़ के साथ जिन एम्प्लॉयज़ को वो चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाए, दिल से नहीं लेकिन हाँ ज़रूरत है अभी तुम्हारे निकलने की, जिससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो पाए। तो ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि मैं तुम्हें निकालना तो नहीं चाहता, बट प्लीज़ अगर तुम खुद लेटर हेड पर लिख कर दे दो कि तुम खुद रिटायरमेंट लेना चाहते हो, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, टाइम से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। यानी वो पैसों में ऑफर करता है आपको। तो आप पैसों की लालच में आके या किसी भी रीज़न से अगर वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ चलो हम लेटर हेड पे लिख कर दे देंगे कि हम टाइम से पहले रिटायर होना चाहते हैं, जिसके बदले मुझे ये पैसा दिया जा रहा है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना एम्प्लॉयर मेरा बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ अगर आप कर देते हो तो ऐसे में आपका एम्प्लॉयर जब आपको कुछ पे करेगा, दैट इज़ योर वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको कुछ एग्जाम्शन दी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ जो एग्जाम्शन दी जाती है ना, वो एक कंडीशन पर आधारित होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर के पास कोई ब्लैक मनी है और वो आपको अंधाधुंध पैसा दे दे। हो सकता है ना भाई, ये तो इंडिया है, इंडिया वाले में तो क्या है, एम्प्लॉयर के पास ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहता है। उसने आपके साथ साझेदारी कर ली कि तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए खाते में डाल दूंगा, जो एग्जाम्शन मिलेगी वो तुम ले लेना, बचा हुआ पार्ट मुझे दे देना। तो इस टाइप की चीज़ें ना हो, तो सरकार ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि सेक्शन 10(10)(c) के अंदर एग्जाम्शन उन्हीं को मिलेगी जो इस लिमिट से ज़्यादा वीआरएस ना देते हो। क्या मतलब सर, समझे नहीं, दोबारा सुनो। सेक्शन 10(10)(c) की एग्जम्पशन तभी मिलती है जब आपको मिलने वाला वीआरएस एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा ना हो, उतना हो या उससे कम हो। सर वो क्या है लिमिट, मैं जस्ट अभी बताऊंगा, आपके दिमाग में चीजें डाल रहा हूं अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अप्रोच करता है, तुम प्री टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट ले लो, प्री टर्मिनेशन रिटायरमेंट ले लो, जिसके लिए मैं तुमको एक सर्टेन अमाउंट पे करूं जिसको वीआरएस के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट सेज कि अगर तुम वीआरएस देते हो तो तुम्हारे एम्प्लॉय के हाथों में ये एग्जम्प्ट हो जाएगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10(10)(c). बट ये एग्जम्पशन हम तभी देंगे जब तुम्हारे एम्प्लॉयर ने इस लिमिट से ज्यादा वीआरएस ना दिया हो, उससे कम दिया हो, उसके बराबर दिया हो, बट उससे ज्यादा ना दिया हो। वो लिमिट क्या मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 10(10)(c) और रूल हम पढ़ेंगे इसमें 2BA ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। समटाइम द एम्प्लॉयर में ऑफर some amount to the employee himself submit his resignation। इतने पॉइंट का मीनिंग क्या है जानते हो? कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर ऑफर करता है एम्प्लॉय को कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद ही सबमिट कर दे, वो खुद ही रिजाइन दे दे, एम्प्लॉय खुद से रिजाइन दे दे। एंड इन सच केसेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और ऐसे केस में एम्प्लॉयर आपको कुछ अमाउंट पे करेगा, ऐसे केस में आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ अमाउंट पे करेगा। शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट, तो ऐसे केस में आपका कुछ पार्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा। कितना? जो भी लिस्ट होगा वो, ठीक है। पहले ये जानो वो कंडीशन क्या है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है जिसके ऊपर अगर आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो आपको सेक्शन 10(10)(c) की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो वो कंडीशन नंबर आपकी सबसे पहले आएगी, कंडीशन नंबर 1। वो क्या है? 3 months इसमें हम कहेंगे अपने पास 3 महीने की जो सैलरी होगी, 3 months सैलरी इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। 3 महीने की सैलरी इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां सैलरी का मतलब क्या है, वैसे मैं यहां पर लिख देता हूं,
स्टार डाल के लिख रहा हूँ। सैलरी का मीनिंग यहां पर है सैलरी इज इक्वल टू बेसिक पे, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग वाला पार्ट, यानी जो परसेंटेज टर्म में होती है, रिटायरमेंट की टर्म में होती है, और कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में। अगर पर मंथ की फॉर्म में तो नहीं, कमीशन किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए। तो यहाँ सैलरी का मतलब ये है, ठीक है। 3 महीने की सैलरी और जितने साल आपने काम किया वो, ठीक है। और सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू में रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विसेज, इन दोनों में से उठाएंगे हम लोअर को, ठीक है। इन दोनों में से लोअर वाले पार्ट को उठाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर आपने इस कंडीशन को फुलफिल किया है तो ही आपको एग्जम्पशन दी जाएगी, तो ही आपको एग्जम्पशन दी जाएगी। तो ये एक तरह की कंडीशन होगी। मैं इस पे डालूंगा इस टाइप से एक बॉक्स बनाऊंगा, जिससे आप जब भी नोट्स में देखो तो ये हाईलाइट हो जाए। तो ये हमारी प्री रिक्विजिट कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड बी अ कंडीशन। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है देन यू आर एलिजिबल टू गेट योर डिडक्शन सेक्शन 1010C। सर अगर हमने ये कंडीशन फुलफिल कर दी, पहली बात तो हमें समझ नहीं आई सर। दोस्तों ये चीज मैं आपको ना एग्जांपल से समझाऊंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी, ठीक है। अभी सुनते चलो, ठीक है। अगर आपने इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। कितना? डिडक्शन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 2, मैक्सिमम 5 लाख। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? 5 लाख की। दिस इज योर स्टैट्यूटरी लिमिट। और जो ये दोनों कंडीशन है ये दोनों भी आ जाएंगी। ये 2 कंडीशन लिखवाई ना, ये दोनों की दोनों यहां पर आ जाएंगी। थर्ड, 3 मंथ सैलरी इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। पार्ट देयर ऑफ नहीं याद रखना, ठीक है। और फोर्थ आपका हो गया सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू में रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। इन चारों में से जो भी लोअर होगा उतनी की आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 1010C के अंदर। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, अभी सब चीज समझ आएंगी। अभी तो जस्ट आप एक तरह से एक थ्योरी लिख रहे हो, ठीक है। अभी जब तक मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। इनकम टैक्स में पेशेंस रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन चारों में से जो भी तुम्हारा अमाउंट आएगा ना, सबसे कम वाला, उतनी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 1010C में। 1010C 1010C 1010C, ठीक है। 1010C में क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। अब एक काम करते हैं, थ्योरी वाले पॉइंट कंप्लीट करते हैं, जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। आओ, रूल 2BA। रूल 2BA क्या बोलता है? रूल 2BA बोलता है कि भाई ये जो एग्जम्पशन है ना 1010C वाली, ये एग्जम्पशन उन्हीं एम्प्लॉय को मिलेगी। कंडीशन नंबर 1, उन एम्प्लॉय को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दी है, यानी जॉब किया है, यानी उस संस्था में, उस कंपनी में लगातार 10 सालों से वो जॉब कर रहा है, तो ही उसे एग्जम्पशन मिलेगी। या दूसरी कंडीशन क्या है? और करके लिखा है, या अगर वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा तो एक और कंडीशन है कि कंप्लीटेड ईयर 40, उसकी खुद की एज
40 से ऊपर होनी चाहिए, यानी उसके 40 एज हो चुकी हो या उससे ज़्यादा हो गई हो। दोनों में से अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है देन यू आर एलिजिबल टू गेट योर डिडक्शन अंडर सेक्शन 1010C। मैं एक्ट के साथ साथ सेक्शंस के साथ साथ रूल भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल को आगे आके जब हम सीए बनेंगे या अकाउंटेंट बनेंगे तो हमको रूल भी तो पता होना चाहिए। अगर ये रूल ना पढ़ाऊँ तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये तो सबको मिलती है ना। तो रूल भी ध्यान से समझना। रूल क्या है कि ये उन्हीं को मिलती है जिन्होंने लगातार 10 साल जॉब की है या उनकी एज 40 साल से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रिटायरिंग एम्प्लॉय इज नॉट एम्प्लॉयड इन अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेम मैनेजमेंट। देखिए ऐसा हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने उस जगह से आपको निकाल दिया हो और अपनी ही संस्था में किसी और डिपार्टमेंट में आपको जॉब दे दी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आप दिखावे के लिए रिटायरमेंट और एग्जम्पशन लेना चाहते हो? नो सर नो। जिस एम्प्लॉयर ने आपको रिटायरमेंट दी है, कौन सी वाली? वॉलंटरी रिटायरमेंट, उस एम्प्लॉयर के जितने भी बिजनेस है उनमें से किसी बिजनेस पे उस पोस्ट पर आप जॉब नहीं करते हुए पाए जाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि अगर तुम पाए गए तो ये माना जाएगा कि तुम्हारे एम्प्लॉयर ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए तुमको ये स्कीम दी है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, पर्पज ऑफ स्कीम इज टू बी रिड्यूस द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय एंड वैकेंसी कॉज्ड बाय वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नॉट फिल्ड अप। याद रहे ये सब कारनामे आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इसलिए किए गए हैं क्योंकि एम्प्लॉयर का बजट डाउन जा रहा है। एम्प्लॉयर आपके खर्चे बियर नहीं कर पा रहे सैलरी वाले, इसलिए वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ को कम रखना चाहता है और इस कारणवश उसने आपको बाहर निकाला है। अगर ये रीज़न है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और जिस पोस्ट से आपको निकाला गया है उस पोस्ट पर किसी और की एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी और को रखना नहीं चाहिए, वो पोस्ट हमेशा खाली रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बस यही 3 है। बताओ पहले क्या था? हु हैज कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विसेज और कंप्लीटेड द एज ऑफ 40 ईयर, पहला। दूसरा, रिटायरिंग एम्प्लॉय इज नॉट एम्प्लॉयड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेम मैनेजमेंट। फिर द पर्पज ऑफ स्कीम इज टू बी रिड्यूस द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय एंड वैकेंसी कॉज्ड बाय वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नॉट फिल्ड अप, ठीक है। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो ही उस केस में आपको वीआरएस की एग्जम्पशन मिलेगी। और यहाँ सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज में। अब आइए यहाँ पर दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट वाला नोट है ना, इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। बस वैसे हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे के टॉपिक्स में, बट अभी क्योंकि आए तो मैं थोड़ा सा एक बार आपके दिमाग में चीज़ें डाल देता हूँ। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन 17(3) में, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सैलरी। उसमें एक टॉपिक आएगा एरियर ऑफ सैलरी। कौन सा टॉपिक? एरियर, ARRER, एरियर ऑफ सैलरी। देखिए बेसिकली एरियर ऑफ सैलरी क्या होता है? कभी कभार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, पीछे की डेट से। तो उसको पीछे की डेट का जितना भी अमाउंट है वो इकट्ठा एक बारी में दे दिया जाता है, और क्योंकि इकट्ठा एक बारी में दिया जाता है तो अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जब ये अमाउंट बड़ा हो जाता है तो आपका जो टैक्स का स्लैब रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो एम्प्लॉय सरकार को बोलता है, सरकार मेरी क्या गलती थी? सिर्फ यही कि मेरी सैलरी बैक डेट से बढ़ी और मुझे पूरा अमाउंट एक मुश्त मिल गया। एरियर ऑफ सैलरी कहलाता है। तो एरियर ऑफ सैलरी जो मुझे मिला है, अगर यही चीज़ मुझे टुकड़ों में मिली होती तो सर मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, मैं स्लैब रेट कम में होता, या हो सकता मुझे एग्जम्पशन मिल जाती है, हो सकता मुझे रिबेट मिल जाती है D7A की, तो कोई टैक्स ना देना पड़ता। अब यही पैसा मुझे एक मुश्त इकट्ठा मिले, इसको एरियर ऑफ सैलरी बोलता है, और आप इसको टैक्स करो। सर हमें ना अच्छा नहीं लग रहा। सर करने का बात बिल्कुल सही है। आप एक काम करिए, रिटर्न भरते टाइम फॉर्म नंबर 10E होता है, फॉर्म नंबर 10E, उसको फिलअप कर दो, तो हम आपको ना कुछ रिलीफ दे देंगे, कुछ आपको रिबेट दे देंगे। और उस वक्त जो हम आपको रिबेट देंगे वो रिबेट होगा सेक्शन 89 का। जैसे आपने रिबेट 87 ये पढ़ा था, वैसे इसमें क्या है ये 89। ये कब दिया जाता है? एरियर ऑफ सैलरी के टाइम पर दिया जाता है, जब आपको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई अमाउंट आपको इकट्ठा एक मुश्त दिया जा रहा है, दैट इज एरियर ऑफ सैलरी, जिस पर आपको रिबेट दी जाएगी सेक्शन 89 के तहत। अब सुनिए मेरी बात। अब मान लो आपको वीआरएस मिला और आपने उस वीआरएस में रिबेट क्लेम कर लिया, किसी भी कारण से रिबेट क्लेम कर लिया, फॉर्म 10E को भर के आपने रिबेट 89 में ले लिया। तो जब आप रिबेट ले चुके हो 89 का, तो बेटा अब यहां पर तुमको ये एग्जम्पशन, अरे गवर्नमेंट को क्या समझा हुआ है? कुछ लिखा है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट कह रही जब तुमने सेक्शन 89 में रिबेट ले लिया है इस चीज पर, तो फिर यहां पर अब तुमको ये एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। तो यही वाला पॉइंट यहां पर लिखा है, अब आपको क्लियरली समझ आएगा। देखो, वेयर एनी रिलीफ हैज बीन अलाउड टू एन एसएससी, अगर कोई रिलीफ आप अपने एसएससी को अलाउ करते हो,
कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 89 फॉर्म 10 ही भरना पड़ता है इसके लिए। फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट पे, चाहे वो VRS का अमाउंट हो, नो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010C शुड बी अलाउड टू हिम। उसको कोई एग्जाम्पशन 1010C वाली नहीं दी जाएगी, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी रिलीफ मिल चुकी है 89 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये वाली जो एग्जाम्पशन है वो SSC क्लेम कर सकता है। ठीक है, और अच्छा एक बात और बता दूं, अगर किसी SSC ने एक बार सेक्शन 1010C की एग्जाम्पशन ले ली तो लाइफ में, इस जन्म में वो दोबारा इस एग्जाम्पशन को क्लेम नहीं कर सकता किसी और जॉब में। लेट्स सपोज कि मैं अपने लाइफ टाइम में 3 जगह जॉब करता हूं, तो अगर मैंने पहली जॉब से अपना सेक्शन 1010C वाली एग्जाम्पशन ले ली, तो जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3 से अगर मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम मिलती है या पैसा मिलता है, तो उस केस में मैं एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम्पशन वंस इन अ लाइफ है, वंस इन अ लाइफ। ठीक है, लाइफ में एक बार। ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर तुम्हें एग्जाम्पशन दोबारा चाहिए तो तुम्हें दोबारा इंसान का जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वह लिखा हुआ है, इफ एनी SSC हैज क्लेम्ड एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10C देयर इज नो एग्जाम्पशन अलाउड टू हिम एनी अदर प्रीवियस ईयर। अगर एक बार उसने सेक्शन 1010C की एग्जाम्पशन ले ली तो उसके बाद वो किसी और प्रीवियस ईयर में अब इस एग्जाम्पशन को क्लेम इस जीवन में नहीं कर पाएगा। फिर है, कौन कौन से एलिजिबल एम्प्लॉयज है जिनको VRS में डिडक्शंस मिलेंगी। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, VRS तो किसी को भी मिल सकती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन तो किसी को भी मिल सकता है। मैं बात करूं डिडक्शन की, डिडक्शन किसे मिलेगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को मिलेगा। डिडक्शन किसे मिलेगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को मिलेगा। सर वो कौन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज? उनकी लिस्ट बनाई हुई है। वो एम्प्लॉयज जो PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करता है। मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं। PSU मतलब पब्लिक अंडर टेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अरे मैंने आगे पीछे लिख दिया क्या? पब्लिक अंडरटेकिंग लिख दिया पहले मैंने, यार कहाँ गया डस्टर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आएगा। ठीक है, चलो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये PSUs कौन सी होती है? जिनमें गवर्नमेंट ना अपना पूरा 100% शेयर अपने पास रखता है, ये वो कंपनीज होती है, इसे PSUs बोलते हैं। ठीक है, और हमारे भारत में PSUs लिमिटेड ही है जो गवर्नमेंट को कमा के देती है। इसमें अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो डिडक्शन मिल जाती है। या ऑथराइज स्टैब्लिशमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थायी स्टैब्लिशमेंट बनाई है, खुद भी नोटिफाई किया हुआ है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ये वाली डिडक्शन 1010C वाली मिल जाएगी। इसके बाद है आपके लोकल अथॉरिटी, जो निगम पंचायत वगैरह होती है, उनमें जो लोग काम करते हैं उनको भी ये डिडक्शन आपकी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो चाहे स्टेट की यूनिवर्सिटीज हो, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ये डिडक्शन मिल जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम करने वाले लोगों को इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IITs वगैरह होते हैं, तो IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT मद्रास हो गया, तो इनमें जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ एज ए एम्प्लॉय, तो उन सबको क्या है सेक्शन 1010C की डिडक्शन मिल जाएगी अगर उन्हें VRS मिल रहा होगा तो। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कई सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको VRS मिलेगा तो उनको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑथराइज्ड हैं उनमें मिल जाएगी, या जो उनकी संस्थाएं उनमें मिल जाएगी। एंड इंस्टीट्यूट हैविंग इंपॉर्टेंस थ्रू इंडिया, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े बड़े स्केल पर, उनमें एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और एनी अदर कंपनी। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप एक इंडिविजुअल जगह पर काम कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल की कोई फर्म है या कोई इंडिविजुअल है, आप उसमें एम्प्लॉय हो और आपको VRS मिला, नो डिडक्शन, आपको सेक्शन 1010C की कोई डिडक्शन मिलेगी। वही मैंने लिखा है, फर्म हो गया, इंडिविजुअल हो गया, LLP हो गया, ये सब तो कवर ही नहीं किया गया। अगर आप इनके एम्प्लॉइज हो तो आपको कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की डिडक्शन नहीं मिलेगी। VRS तो मिल जाएगा अगर दे रहे होंगे तो, बट उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ डिडक्शन इन वाले एम्प्लॉइज को मिलेगी। गॉट माई पॉइंट? इसके बाद This exemption would be applicable to an SSC irrespective of any tax regime under which he pay tax। ये वाली डिडक्शन किसी भी टैक्स रिजिम होल्डर को मिल जाएगी, चाहे वो ऑप्शनल टैक्स रिजिम को फॉलो करता हो या वो न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करता हो, ये सबको मिलेगी। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BAC किसी भी टैक्स रिजिम में हो सबको डिडक्शन मिलेगी। VRS जो होता है वो एक तरह का प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होता है जो सेक्शन 73 में टैक्स किया जाता है। जो एग्जाम्पशन सेक्शन 1010C की है वो नहीं दी जाएगी अगर आपके VRS का अमाउंट इन दोनों में से
ज़्यादा होगा, इन दोनों का जो लोअर होगा अगर उससे ज़्यादा की तुमने VRS दिए, ये पॉइंट मैंने यहीं डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये वही वाला पॉइंट है, इसको सुपर एनुएशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अभी मैं साइड होऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करेंगे और क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मिस्टर दत्ता जो कि रिसीव्ड कर रहे हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ ₹7 लाख, उनको 7 लाख रुपए का VRS मिल रहा है और उन्होंने 30 साल काम किया, 30 ईयर मंथ ऑफ सर्विसेज, मतलब 30 साल उन्होंने जॉब की है। इसका लिखा हुआ है ही स्टिल हैज 6 ईयर ऑफ सर्विसेज लेफ्ट, उनके पास 6 साल की सर्विसेज अभी बची हुई थी, बट उससे पहले ही उन्होंने VRS ले लिया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट ही वॉज ड्रॉइंग, मतलब ड्रॉ मतलब विड्रॉ कर रहे थे। बेसिक सैलरी कितना 20,000 रुपीज़ पर मंथ, और उनको जो DNS अलाउंस मिल रहा था जिसका फॉर्मिंग पार्ट जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट है, दैट इज 5,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। कॉम्प्यूट करना है हिज टैक्सेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, एज्यूम करना है कि उनको कोई रिलीफ सेक्शन 89 की नहीं मिली है, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मिस्टर दत्ता जो है उन्होंने 30 साल तक लगातार जॉब की, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, लेकिन 6 साल अभी भी उनके बकाया है। जब वो ये ले रहे हैं तो उनको क्या मिला, VRS मिला, VRS मिला, बट इन्होंने कोई भी सेक्शन रिलीफ सेक्शन नंबर 89A की रिलीफ इन्होंने नहीं ली, ना ही कोई फॉर्म 10E में फिल किया। इसका मतलब है कि इनको VRS की एग्जामिशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इनको VRS की एग्जामिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। वो याद है मैंने आपको बताया था, वो 3 मंथ्स सैलरी इंटू मेरे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो इस वाले सॉल्यूशन के लिए यहां जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू चेक द बेसिक कंडीशन। हम चेक करेंगे उनकी पहले क्या बेसिक कंडीशन को, कि क्या इनको एग्जम्पशन दे या ना दे। ये डिपेंड करता है कि हम उनको ये देंगे या नहीं देंगे कंडीशन के ऊपर। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि VRS अमाउंट डज नॉट एक्सीड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या है वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1, 3 मंथ सैलरी इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। चलिए अब ये बताओ उसने कितने साल तक जॉब की लगातार, तो इसमें लिखा था 30 ईयर्स तक, 30 साल तक, और 3 महीने की क्या लेनी है हमको? सैलरी लेनी है, 3 मंथ्स की सैलरी लेनी है। अब आप ये बताइए 3 मंथ्स की सैलरी मीन्स व्हाट? बेसिक पे, DA का फॉर्मिंग, कमीशन परसेंटेज में। क्वेश्चन में कमीशन तो दे ही नहीं रखा, बेसिक पे दे रखा है और DA दे रखा है, और DA भी लिखा है वो पूरा का पूरा फॉर्मिंग है। इसका मतलब है 20,000 प्लस 5,000 यानी 25,000, तो 25,000 रुपीज़ पर मंथ हुआ। और 3 महीने की सैलरी कितनी हुई? मल्टीप्लाई 3 से कर दो, और कितने साल उसके कंप्लीट हुए हैं? 30 साल कंप्लीट हुए हैं। तो ये आपका आएगा 75,000 इंटू में 30 ईयर। तो ये जो अमाउंट आपका बनकर आएगा, दिस इज कहाँ के कैलकुलेटर देता प्रकट हो जाइए, आपकी हमें ज़रूरत है। दिस इज 75,000 इंटू में 30, 22,50,000। दिस इज हाउ मच? 22,50,000, 22,50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमारी कंडीशन नंबर 2 थी कि सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, इनटू में नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स, ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कितने महीने उसके बचे हुए थे सर्विसेज के, ठीक है। महीने, ईयर नहीं बोला, मंथ्स बोला है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा था ना 6 ईयर बचे हैं। 6 ईयर मीन्स व्हाट? 72 मंथ्स। 6 × 12 करो ना, 6 साल है। मैं यहाँ मंथ्स की बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग मंथ्स, तो कितने हो गए?
12 इंटू 6 72, तो 72 महीने हुए। 72M, एम मतलब मंथ। और एक महीने की सैलरी, ये सैलरी एक महीने की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और सैलरी मीन्स व्हाट, बेसिक पे प्लस डे का फॉर्मिंग प्लस कमीशन परसेंटेज में, जो कि कितना है 25,000 है, 25,000 है। तो 25,000 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25,000 इंटू 75, दिस इज 18,75,000। कितना, 18,75,000। ठीक है, ये आपका आ गया 18,75,000 रुपये। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अरे 75 नहीं 72, सॉरी 72 मंथ होंगे ना भाई। 6 इंटू 12 करोगे 72 आएगा ना, गलती से 75 लिख दिया था। तो 25,000 इंटू में 72, 18 लाख, ये आपका आ गया 18 लाख। तो अब आप मुझे क्वेश्चन में देखकर बताओ उसको वीआरएस कितना मिला। सर क्वेश्चन में देखकर बताते, वीआरएस मिला उसे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का वीआरएस मिला। पहले इन दोनों में से लोअर उठा लो, इन दोनों का लोअर क्या है, लोअर फ्रॉम 1 and 2। लोअर कितना आया 18 लाख, कितना आया 18 लाख। अगर उसको वीआरएस 18 लाख से ज्यादा मिलता तो उसको एग्जम्पशन 1010C की नहीं देते। अगर उसे वीआरएस 18 लाख से ज्यादा मिलता ना तो उसे क्या नहीं देते, एग्जम्पशन नहीं देते। उसको वीआरएस कितना मिला, वीआरएस मिला है 7 लाख रुपए। तो हम यहां लिखेंगे सिंस द अमाउंट ऑफ वीआरएस रिसीव्ड, सिंस द अमाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन रिसीव्ड, that is rupees 7 lakh is less than the pre-required limit. It means Mr. Datta is eligible for getting exemption अंडर सेक्शन 1010C। क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है 18 लाख, इससे कम ही हमें वीआरएस मिला, इसलिए ये वीआरएस के सेक्शन 1010C की एग्जम्पशन लेने लायक बन गया है। इस तरीके से लिखा। तो अभी हमने कंडीशन को चेक किया, अब हम निकालते हैं वीआरएस में कितना पार्ट टैक्स होगा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, एग्जम्पशन कितने मिलेगी ये जानेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010C। बताओ पहला अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आप बताइए उसे एक्चुअली में वीआरएस कितना मिला। सर वो मिला 7 लाख, तो हमने यहां लिख दिया। दूसरा, मैक्सिमम जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो कितने की है, 5 लाख की। 5 लाख इज कॉल्ड बी है स्टैट्यूटरी लिमिट। इसके बाद क्या था हमारा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट यही तो थे हमारे, तो थर्ड पॉइंट मैं एज इट इज नोट कर दूं 22,50,000। थर्ड पॉइंट तो यही था ना हमारा, और फोर्थ पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट क्या है, रुपीज 18 लाख। इन सब में से लोअर उठा लो, लोअर कितना है, लोअर आपका 5 लाख। तो आपको यहां पर जो छूट मिलेगी वो 5 लाख की मिलेगी। कितने की मिलेगी, 5 लाख की। इसका मतलब ऐसे समझिए कि यहां पर आप लिखेंगे वीआरएस रिसीव्ड, आपको वीआरएस कितना मिला था 7 लाख रुपए, 7 लाख। उसमें से लेस करेंगे एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010C, कितना, लोअर कितना है इसका 5 लाख। चारों अमाउंट का लोअर कितना है 5 लाख। तो इसको एग्जम्पशन मिल गई 5 लाख की। बचे जो 2 लाख हैं वो सैलरी में ऐड होकर टैक्स कर दिए जाएंगे। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया वीआरएस का, टैक्सेबल। बोलो समझ आया, क्लियर है ना। इस न्यूमेरिकल से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बिल्ड हो गई होगी। क्लियर है, बताओ यहां तक कोई डाउट। मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद आप लिखिए, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रोडक्ट्स अड्डा को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा हमारे कई फर्दर चैनल्स भी हैं, आप उनको भी पैरेलली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहां पर आती है जो आपके काम की हो तो आप उसको टाइम पर देख पाए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो बताइए कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का क्लास को वाइंड अप करें। चलिए दोस्तों, सो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।